दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज अपने अनुभवों की श्रृंखला में मैं आपको कुमाऊं के जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैंण में एक आदमखोर सक्रिय हुआ था, वो अनुभव आप तक शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, भिक्यासैंण टिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगभग 100 किलोमीटर दूर गणप्याग या रानखेत रोड पर है। यह एक छोटा मार्केट है, नगर पंचायत क्षेत्र है। इसी नगर पंचायत क्षेत्र में 2022 में एक आदमखोर सक्रिय हुआ था। भिक्यासैंण नगर पंचायत का ही एक छोटा सा कस्बा भिक्यासैंण से 2 किलोमीटर पीछे रोड के ऊपर कम से कम 15-20 परिवारों का एक गांव बसा हुआ है। यह घटना 9 सितंबर 2022 की है। शाम के समय बच्चे गांव के बगल पे ही, यानी गांव से केवल 50 मीटर ही दूर एक जो बंजर खेत होगा या एक मैदान जैसा था बंजर, उसमें बच्चे हमेशा शाम को खेलते थे। उस मैदान के चारों ओर लैंटीना या कीकर की हल्की हल्की झाड़ियाँ थी। रोज की तरह जब बच्चे वहाँ खेलने गए और वो खेल रहे थे, तो तभी उन्होंने देखा कि एक झाड़ी में एक बड़ी बिल्ली यानी गुलदार बैठा हुआ है। तो सभी बच्चे एकदम उसको देख के गांव की ओर भागे, क्योंकि जो रास्ता था वो गांव से उस मैदान तक और मैदान के बाद वो मार्केट के लिए नीचे रोड तक जाता था। तो बच्चे फटाफट उस पर बाग बाग बोलते हुए वापस घर की ओर भागे। उनके साथ एक 7 साल की रेखा भी थी। वो बेटी भी वापस गांव की ओर भागी, परंतु उसे याद आया कि अरे उसकी चप्पल तो वहीं छूट गई है, और वो तुरंत वहां से वापस लौटी और अपने चप्पल लेने फिर उस मैदान पे आ गई और बच्चे घर की ओर भाग रहे थे। तो वो फटक से अपने चप्पल उठाती। इससे पहले गुलदार ने देखा कि इस समय ये बच्ची यहाँ पे अकेली है और गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। गुलदार उसको गर्दन को मुंह में दबाए हुए उधर झाड़ियों में खींचते हुए ले गया। जब वो बच्चे घर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक गुलदार बैठा हुआ है और हमारे साथ जो रेखा थी, रेखा के चप्पल वहाँ छूट गए थे और रेखा फिर दोबारा वहाँ चप्पल लेने गई थी, परंतु रेखा वापस नहीं लौटी। तो लोग एकदम सक्रिय हो गए। लोगों ने देखा कि वास्तव में वो बेटी वापस नहीं आए, तो लोग दौड़ते दौड़ते फिर उस मैदान की ओर वहाँ गए, क्योंकि वो बिल्कुल गाँव के नज़दीक था। तो उन्होंने फटाफट हो हल्ला करते हुए उन झाड़ियों में जहाँ देखा, परंतु उनको वहाँ पे का शव नहीं मिला। गुलदार उस रेखा के शव को खींचते हुए और दूर झाड़ी में लेके जो रोड की ओर नीचे की ओर जो झाड़ियाँ थी, उसने उस शव को वहाँ रख दिया और अपने आप वहाँ से रोड क्रॉस करते हुए नीचे नदी में निकल गया। और थोड़ा देर ढूंढने के बाद उनको रेखा का शव मिल गया। उन्होंने देखा कि अभी ये बच्ची यहाँ पे खेल रही थी, अभी गुलदार द्वारा इसे मार दिया गया है। उस समय खेत भी खाली नहीं हुए थे, लोग कोई उसके घर वाले भी सब अपने खेतों में काम कर रहे थे। उन्हें आवाज़ लगाई गई, फिर वो आवाज़ सुनकर वो लोग आए। बेटी को तो उन्होंने इस हालत में देखा, एक उसका शव उनके सामने था, तो उनके आँखों के आगे अंधेरा छा गया और वो रोते बिलखते सारा परिवार जो है एकदम शोकाकुल हो गया। दोस्तों, इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और प्रशासन को दी गई। वन विभाग द्वारा जहाँ पे वो मैदान था उसी मैदान में पिंजरे लगा दिए गए और उसके बाद ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, परंतु गुलदार उस पिंजरे में नहीं फंसा। उसके बाद लोगों ने लगभग 20 तारीख को भिक्यासैंण मार्केट बंद करके प्रशासन के और वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को देखते हुए वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा 22 सितंबर को
इस गुलदार को आदमखोर घोषित करते हुए इसको मारने का परमिट जारी कर दिया गया। दोस्तों, मुझे भी इस गुलदार को मारने के लिए अधिकृत किया गया। मेरे साथ परमिट में जहीर खान देहरादून और जो अली अदान बिजनौर वाले इस परमिट में मेरे साथ थे। तो जहीर तुरंत वहाँ पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मैं वहाँ नहीं गया। मैंने कहा कि अभी तो इसको कम से कम 10 या 15 दिन इसको बचाने का होगा, और बचाने के लिए फॉरेस्ट वाले अधिकतर हमको नहीं पूछते हैं, तो इसलिए काम की अधिकता के कारण मैं 15 दिन बाद ही वहाँ जाने का मैंने फ़ैसला किया। और यदि इस बीच ये से कोई वारदात करता है तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, जहीर का नाम तो था, परंतु इन लोगों ने जहीर को परमिट नहीं दिया। अब जहीर वहाँ पहुँचे हुए थे, इसलिए उन्होंने जहाँ पे जिस मैदान में थे उस मैदान में उन्होंने बकरा बांधा, बकरे के लिए एक मचान बनाई और वहीं पे उन्होंने बकरा बांधना शुरू किया। परंतु दोस्तों, बकरा भी फॉरेस्ट ने इनको नहीं दिया। उन्होंने स्वयं अपने पैसों से बकरा खरीदा और उस मैदान में वो 2-3 दिन बकरे बांध के मचान बना के बैठे रहे, परंतु गुलदार वहाँ नहीं आया। इस बीच उस गुलदार ने लगभग 25 तारीख को गांव के बगल पे ही एक कम से कम 100 मीटर दूर वहीं एक नाला था, जो उस नाले में एक गाय को मार दिया। जहीर ने देखा कि वहाँ पे उस पर बैठने के लिए जगह तो नहीं थी, परंतु एक पेड़ जो था, जहीर उस पेड़ पे बैठा रहा, परंतु गुलदार वहाँ नहीं आया। वहाँ पे जहीर ने उसके फुटप्रिंट लिए और एक दिन के बाद जहीर ने उस गाय को खींचकर, और जो गांव के और साथी लोग थे उनसे उसको खिंचवाया और ठीक गांव पे उसको रख दिया। और वहीं गांव में एक जो मकान था, मकान के आड़ पे जहीर शाम को बैठ गया। क्योंकि ये गुलदार जिस समय इसने उस बच्ची पे हमला किया था, वो दूरी भी केवल गांव से 50 मीटर पे थी, और जो इसने गाय मारी थी वो भी बिल्कुल गांव पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूर थी। यानी ये गुलदार जो था वो बस्ती पे आ रहा था, और बस्ती में गाँव वालों से या किसी लोगों से ये डर नहीं रहा था। यदि वो भय होता तो वो वहाँ पे नहीं बैठता, क्योंकि जहाँ पे इसने बच्ची पे हमला किया वो एक मेन रास्ता था, उसी के नीचे सड़क थी, सड़क पे दुनिया भर के वाहन चल रहे थे। वहीं पे एक फिश पॉइंट है और चाय हाई वो बनाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, इधर गांव है। तो आप लगा लो कि ये गुलदार का जो भय था वो आदमी से समाप्त हो चुका था। तो जब जहीर वहाँ पे बैठा तो रात को लगभग 7:30-8 बजे गुलदार अपने जो उसने शिकार किया था उस शिकार पे वहाँ लौटा होगा। उसने देखो कि शिकार तो यहाँ है नहीं, इसको घसीटा गया है, तो वो उस घसीट पे चलते चलते जहाँ पे जहीर ने उस गाय को रखा था वहाँ तक वो पहुँच गया। जहीर ने जब देखा कि गुलदार गाय पे आ गया है तो जहीर ने उसका एम किया और उस पर फायर कर दिया, परंतु दोस्तों जहीर की गोली गुलदार को नहीं लगी। गुलदार वहाँ से 10 मीटर और आगे गया और फिर रुक के उसने पीछे की ओर झांक के जहीर को देखा। जहीर ने राइफल रीलोड की और फिर एम करते हुए उस गुलदार को फायर कर दिया। जहीर को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी गोली गुलदार को लग गई है, परंतु जहीर की दोनों गोलियां इस गुलदार को नहीं लगी, जिससे जहीर बहुत मायूस हो गया, क्योंकि इतने नज़दीक गुलदार को पाकर और उसके बाद 2 फायर करने के बाद भी यदि गोली अपने शिकार को नहीं लगेगी तो एक शिकारी के लिए का मनोबल अपना आप ही टूट जाता है। दोस्तों, इस गुलदार ने 1 तारीख को भिक्या से जो मार्केट है, मार्केट के दूसरी ओर, क्योंकि ये वाला पोर्शन कणप्याग रूट पे था, अब वो उससे बाज़ार को दूसरी ओर से क्रॉस करके और नदी पार करने के बाद उसने दूसरी साइड पे
एक बच्ची को शाम 4:30 बजे, क्योंकि जो घर था वो रोड के नीचे था और उसके चारों ओर लेंटिना थी, तो बच्चे अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे, लोग भी बहुत सारे लोग उनके जो घर के लोग थे वो भी आंगन में बैठे हुए थे। अचानक गुलदार आता है और एक 5 साल की बच्ची को हमला कर देता है उस पर, और तुरंत गाँव, क्योंकि घर वाले वहीं पे थे इसलिए उन्होंने तुरंत हल्ला किया और गुलदार भाग गया, परंतु उसने बच्ची को बहुत सारा घायल कर दिया था। उस बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये सूचना मेरे तक भी पहुंची और मैं अपना जो इरादा था 15 दिन के बाद वाला, उसको छोड़कर मैं 2 तारीख द्वाराट होते हुए भिकियासैंण पहुंच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय जहीर भी वहीं थे और अली अदान जो बिजनौर वाले थे उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की। मैंने कहा हाँ मैं भिकियासैंण जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से इस पैनल में हूँ परंतु मेरे द्वारा अभी तक एक भी गुलदार नहीं मारा गया। मैं आपसे गुलदार कैसे ट्रैक करते हैं ये वाला और गुलदार को कैसे मारना है ये भी सीखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला आ जाइए, अभी तो आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस है। इसलिए अली अदान भी बिजनौर से यहाँ के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, जब जहीर ने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे मैंने जितने दिन तक मचान बनाई और इस नाले में गाय को मारा था, तो मैं वो जब उस नाले पे गया तो मैंने देखा वास्तव में उस नाले पे अभी भी उस गुलदार के फुटप्रिंट बचे हुए थे। जो गीला वाला पोर्शन था उसमें फुटप्रिंट थे। तो मैंने कहा जहीर यार इतने नज़दीक से कैसे गोली नहीं लगी होगी, ये तो बहुत ही नज़दीक है, आपने तो केवल 50 गज पर ही फायर किया है। परंतु शायद उस गुलदार की मौत जहीर के हाथ नहीं थी, इसलिए जहीर की दोनों गोलियां उस गुलदार को नहीं लगी। जहीर के पास 375 बोर मैग्नम थी, तो उससे तो गुलदार को वहीं पे गिर जाना चाहिए था, परंतु ऊपर वाले की इस प्रकार का वो था कि जहीर के हाथ उस गुलदार की शायद मौत नहीं थी, इसलिए गुलदार को जहीर की गोलियां नहीं लगी। 1-2 दिन जहीर और मेरे साथ रुका और उसके बाद क्योंकि एक प्रकार से उसका मनोबल टूट चुका था और वो वापस देहरादून के लिए किसी वक्त काम के वजह से वो वापस देहरादून चले गए। अब शाम को अली अदान वहाँ पहुँच गए। अली अदान अपने साथ एक खुली जिप्सी लेके आए थे, तो अब हम उसी खुली जिप्सी से जो सर्चिंग थी हमारी वो हमने शुरू कर दी थी। दोस्तों, 3 तारीख हम लोग सर्चिंग के लिए जितना लंबा एरिया हमारे पास था उस एरिया पर हम सर्च कर रहे थे। तो अली अदान स्वयं गाड़ी जो है जिप्सी को ड्राइव कर रहे थे और मैं पीछे से सर्चिंग कर रहा था। मैं बार बार देख रहा था कि जो मेरी लाइट, जहाँ मैं लाइट डाल रहा हूँ तो अली अदान जो है गाड़ी चलाने के साथ साथ उस ओर भी नज़र, वो लाइट पे नज़र लगा रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा डर लगा कि यार ये तो पर्वतीय क्षेत्र है और ये जहाँ जहाँ मैं लाइट मार रहा हूँ वहाँ भी देख रहे हैं और गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में थोड़े से भी गलती हो तो हमको ये रोड के नीचे कभी भी जा सकता। अदान को कहा कि अदान ऐसा करो कि कल से मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा और आप इस प्रकार से लाइट को मारना कि जिससे कहीं भी गुलदार की आंखें चमक सकती है, या मूवमेंट से हम जब लाइट मारेंगे तो जहाँ भी गुलदार होगा उसकी आंखें रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। रात को दोस्तों हम भिकियासैंण, जहाँ उसने लड़की को घायल किया था, उस साइड पे एक रूट जाती है जो सीधे ऊपर भतरौस खान से आगे घट्टी पे मिलती है। उस रूट पे जब हम गए, जब हम रात को वापस लौट रहे थे तो मैंने एक जगह पे देखा वहाँ पे मुर्गी फार्म था और मुर्गी फार्म के बगल पे लगभग 7-8 जो कुत्ते उधर के हैं वो इकट्ठा वहाँ पे हैं और वो जोर जोर से भौंक रहे हैं। उनके भौंकने पे मैंने लाइट मारी तो मेरे को दिखा तो कुछ नहीं, पर लेकिन मेरे को एक संभावना थी, क्योंकि ये कुत्ते अलग अलग नहीं, इकट्ठा एक जगह पे एकत्र होके नीचे की ओर भौंक रहे हैं। एक यहाँ पे मुर्गी फार्म भी है, ये कुत्ते भी यहाँ नीचे भौंक रहे हैं। इसका मतलब गुलदार यहाँ ज़रूर आ रहा होगा, और क्योंकि यदि ये गुलदार यहाँ नहीं आता या इससे पहले इन कुत्तों में से किसी इनके साथियों को उठा के ले गया होगा, इसलिए अब इन्होंने इस प्रकार का सीख लिया है कि ये रात को सब एकत्र होके एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे ताकि इन पे गुलदार
हमला न कर सके, और एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा जो है उसकी हिम्मत बढ़ रही होगी और वो नीचे भौंक रहे हैं। नीचे दूर नीचे खेत थे वहाँ जो बंजर थे, कुछ खेत, एक दो खेतों पे उन्होंने हल लगा रखा था और बाकी चारों ओर वहाँ लेंटिना की झाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा, यानी गुलदार के लिए बहुत अच्छा छुपाव था। दोस्तों जिस दिन इस गुलदार ने उस बच्ची को घायल किया होगा उस दिन भी वो गुलदार इन्हीं झाड़ियों से निकला होगा, क्योंकि ये दिन में इसके लिए बहुत सेफ जगह थी, क्योंकि यहाँ कोई जाता नहीं है, पानी इसके दोनों ओर पानी था और ये इसके लिए बहुत सुरक्षित जगह थी। और यहीं से ये रात को इन कुत्तों के चक्कर में भी ऊपर आ रहा होगा या कहीं भी मूवमेंट कर रहा होगा, तो यहाँ से इसके लिए बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। उठे सुबह तो मैं इस एरिया को देखने के लिए चले गया। फिर मैंने इस एरिया को देखा कि मैं रात को इस एरिया को अपनी लाइट से किन किन स्पॉटों से सर्च कर सकता हूँ। ये जो जगह थी वो हमने दिन में चिन्हित कर ली कि यदि हम इस साइड से लाइट मारेंगे तो इस साइड से हमको यहाँ तक पूरा दिखाई देगा। फिर दूसरी जगह सारे स्पॉट हमने उनको चिन्हित कर लिया। तो ये 4 तारीख अक्टूबर की बात है। 4 तारीख अक्टूबर को हम लोग शाम को पेट्रोलिंग के लिए तैयार हुए और मैंने अदान से कहा था कि अदान आज गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा, क्योंकि जहां मैं सर्च कर रहा हूं आपकी नज़र उधर है, इसलिए यहां पे आज मैं गाड़ी ड्राइव, आप जिस प्रकार मैंने बता रखा है उस प्रकार से आप सर्च करेंगे पीछे से। तो दोस्तों मैंने जो पॉइंट चिन्हित कर रखे थे तो मैं जाके फर्स्ट पॉइंट पे मैंने गाड़ी खड़ी की और उसके बाद मैंने अदान को कहा कि आप लाइट मारें। तो जो अदान ने लाइट मारी तो वहाँ से हमके 2 आँखें बहुत तेज़ रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई दी। तो मैंने देखा कि 2 आँखें दिख रही हैं, इसका मतलब ये कोई शियार या बिल्ली तो नहीं है, क्योंकि ये दूरी लगभग 300 गज से ऊपर है। तो इतने दूर से यदि बिल्ली होती या शियार होता तो इसकी एक ही आँख चमकनी थी, परंतु जो चीज़ हमको दिख रही है इसके सर का गैप बड़ा है और ये गुलदार भी हो सकता है या उससे कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। तो फिर हमने तुरंत दूरबीन निकाली, मैंने दूरबीन से देखा तो वास्तव में वहाँ पे एक 7-8 साल का एक लेपर्ड बैठा हुआ था खेत में। तो अदान बोलने लगे भाई साहब ये तो लेपर्ड है। हाँ मैंने बोला ये तो लेपर्ड है, परंतु हम इसको रात को 300 गज पे ये दिख रहा है लगभग, तो क्यों ना हम इसके नज़दीक जाके 100-200 गज पे यदि हम जाएंगे तो बहुत अच्छी फायर हमारी होगी। तो हमने वहाँ से नीचे लाइट मार के देखा तो नीचे नाला था, नाले के बाद लेंटिना थी, लेंटिना के बाद वो जो खेत थे उन खेतों में गुलदार बैठा हुआ था। तो हम दोनों आदमी वहाँ से नीचे गए नाले पे। नाले के बाद हम उस लेंटिना पे जब गए तो लेंटिना पे जाने के बाद हमको वहाँ उसके अंदर जाने का कहीं रास्ता नहीं मिला, क्योंकि हम लोग इससे पहले नीचे नहीं गए थे। नीचे जाते तो कभी हमको पता चलता कि रास्ता कहाँ से यहाँ जाता है। तो हम कम से कम 10-15 मिनट वहीं उलझ गए। फिर मैंने कहा नहीं अदान ये तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि गुलदार है कहाँ पे, और फिर हम इस लेंटिना के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग फिर वापस लौट के जहाँ से हमने गुलदार को देखा था वहीं पहुँच गए। फिर मैंने अदान को कहा आप लाइट मारें। तो हमने लाइट मारी जब तो देखा कि वो गुलदार जो है कम से कम 15-20 मीटर और जो है खेतों में ऊपर की ओर बढ़ चला है। फिर हमारे पास यदि हम घूम के इसके ठीक पार जाते हैं और पार से यदि हम इस पर लाइट मारेंगे तो ऊपर से हमारे पास लेंटिना लग रही थी। लेंटिना के बाद जो खेतों में वो था तो क्या पता ऊपर लाइट पड़ने पे वो हमको वहाँ न दिखे। तो हमारे पास कोई इस प्रकार का चारा नहीं था कि हम कहाँ से इसको फायर कर सकते हैं। फिर मैंने अदान को कहा कि यार अदान ठीक है ये सड़क है, सड़क के नीचे एक मकान था जिसकी छत थी, उसकी रेलिंग लगी हुई थी। तो उस रेलिंग पे यदि हम एम करें तो हमको ये ठीक सामने दिख जाएगा। एक तो हमारे पास राइफल थम करने के लिए रेलिंग है और उसके बाद ये ठीक सामने है, तो क्यों ना यहाँ से हम इसको फायर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हुआ अदान हुआ उस छत पे चले गए और कुछ देर हम जो लाइट मार रहे थे उससे जो लोग और इधर उधर के थे वो भी उस ओर जहाँ हमारे लाइट पड़ रही थी उस ओर देखना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। और उसके बाद एक ने लेपर्ड देखा, दूसरे ने दूसरे को बताया और लगभग वहाँ पे 50-60 आदमी और एकत्र हो गए।
मैंने जो मकान वाले था उसको मैंने कहा कि यार भाई साहब थोड़ा 2 कुर्सी दे दो ऊपर, क्योंकि रेलिंग में या तो हम खड़े होकर जब कर रहे हैं तो रेलिंग छोटी है, जब बैठ के करेंगे तो फिर हमको और ऊपर उठना पड़ रहा है। तो उन्होंने 2 कुर्सियाँ ला के वहाँ पर रख दी और उसके बाद हमने रेलिंग पे राइफ़लें रखी। राइफ़लों से मैंने जब देखा तो गुलदार जो है वो लेटा हुआ था। तो अदान ने भी राइफ़ल एम कर दी, मैंने भी राइफ़ल एम कर दी, परंतु अदान मेरी ओर देख रहा था। मैंने बोला क्या बोल रहे भाई साहब, आप फायर सेकंड फायर करना, फर्स्ट फायर आज मुझे करने दो। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं गुलदारी तो मारना है, आप फर्स्ट फायर आप ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा। तो फिर अदान की थोड़ा हिम्मत बढ़ गई कि आज मैं फायर करूँगा फर्स्ट। तो दोस्तों मैंने फिर एक लाइट जो हमारे पास एक्स्ट्रा और थी, क्योंकि दूरी के कारण जो लाइट थी, लाइट वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा हल्की हो जा रही थी, तो मैंने गाड़ी से दूसरी लाइट मंगाई और फॉरेस्ट वाले को बोला कि आप दोनों लाइट एक साथ एक जगह पे मारें, और जिससे क्या होगा कि लाइट और ज़्यादा तेज़ होगी तो गुलदार हमको और स्पष्ट दिखाई देने लगा। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने भी एम कर रखा था, तो अदान ने जो गुलदार खड़ा हुआ तो अदान के द्वारा उस पर फायर कर दिया गया, और फायर करते ही गुलदार वहाँ से भागते हुए लगभग 50 गज मेरी ओर आ गया, यानी हमारी ओर बढ़ गया। परंतु मैंने देखा कि इसका पीछे का जो पोर्शन है ये कुछ घिसित जैसा रहा है, यानी जो अदान ने जो गोली चलाई या तो वो इसके पेट में लग गई है और या तो उसके पीछे की टांगों को पेट तोड़ती हुई निकल गई है। आया तो मैंने देखा कि गुलदार, तो अब इसके बाद वहाँ पे आने के बाद थोड़ा देर रुका, अब एक लेंटिना की जो झाड़ी थी उसके अंदर घुसने वाला है। तो मेरे एम मेरा पहले से था, तो मैं तुरंत इस पर दूसरी फायर कर दिया। फायर करने के बाद गुलदार एक झटके से उस झाड़ी के अंदर घुस गया, यानी लग रहा था कि इसको दूसरी फायर भी लग चुकी है, और उसके बाद वो लेंटिना की झाड़ी के अंदर घुस गया। फिर हम लोग वहाँ से उठे तो हमने अपने पीछे देखा तो लगभग उस समय वहाँ पे लगभग 100 आदमी खड़े हो गए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और लोग कह रहे थे अरे मर गया मर गया मर गया मर गया। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधे वापस कैंप आ गए। जब हम अपने कैंप आए उसके बाद, अब क्योंकि रात को ढूंढने का तो प्रश्न ही नहीं था, पूरी लेंटिना थी, इसलिए उसको सुबह ही ढूंढा जाना था। तो सुबह जब हम वहाँ पहुँचे तो सुबह पहुँचने के बाद जब हम उस एरिया पे गए तो जब हम पार पहुँचे तो हमें पहले ये पता नहीं चल पाया कि गुलदार को फर्स्ट फायर हमने किस खेत में किया होगा, क्योंकि रात को और दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो बहुत देर तक हम उस एरिया को ढूंढते रहे, गुलदार का जो फुटप्रिंट थे उनको ढूंढते रहे, परंतु नहीं मिला। फिर मेरे को लगा कि जहां मैंने फायर किया है वो वाला पोर्शन मेरी ओर था, और उसके बाद वहां लेंटिना थी। तो मैं उस साइड पे गया जहां मैंने फायर किया था। तो मैंने जब वहां पे जाते ही देखा कि अरे वहां पे जो है गुलदार के जब वो झाड़ी के अंदर गया होगा तो पूरा ब्लड, बहुत ज़्यादा ब्लड निकला हुआ। तो मैंने सबको बोला अरे खून तो ये निकल कर यहाँ से गया है गुलदार अंदर। थोड़ा दूर राइफल से सीधी करने के बाद मतलब 10-15 मीटर मैं अंदर घुसा, परंतु उसके बाद मेरी हिम्मत अंदर घुसने की नहीं हुई, क्योंकि मैंने सब लगाया कि बाई चांस गुलदार घायल होगा तो वो इस लेंटिना के अंदर हम भाग भी नहीं पाएंगे और ये काट देगा। फिर थोड़ी देर बाद हमने फॉरेस्ट वालों को कहा कि आप ऐसा करो, एक जेसीबी मंगा दो। जेसीबी से क्या हुआ, जेसीबी उसको थोड़ा खुला कर देगी, झाड़ियों को हटा देगी, तो उससे हमको गुलदार ढूंढने में मदद मिलेगी। बाई चांस वो घायल होगा तो हम उसको फायर कर सकते हैं। उसी बीच मैंने देखा दोस्तों एक जो जवान लड़का था वो उसके अंदर घुस गया। अरे हमें पता ही नहीं था, हम और जगह से जेसीबी का इंतज़ार कर रहे थे। तो वो जब घुसा तो कम से कम वो गुलदार उससे 20-25 मीटर और अंदर गया था, और उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाया वहाँ से कि अरे हाँ गुलदार यहाँ मरा हुआ है, और वो उस गुलदार को खींचते हुए बाहर ले आया। अरे मैंने कहा यार हम लोगों के पास राइफ़ल है, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं आ रही, और ये बेचारा लड़का देखो बिना उसके चले गया। बाई चांस ये घायल होता तो अभी लोग बोलते यार इन्होंने उसको कटवा दिया है वहाँ।
चलो वो मरा हुआ था, इसलिए गुलदार को जब बाहर लाए तो मैंने देखा कि जो अदान ने फायर किया था उस वो गोली उसके पेट में लगी थी और उसने उसकी सारी आंतें बाहर निकाल दी थी, पूरा पेट फाड़ दिया था। इसीलिए गुलदार वहाँ से ऐसा जैसे ऐसा लग रहा था कि इसका ये पीछे के पोर्शन जैसे घिसी जैसा रहा है, और जो दूसरी गोली थी वो उसके आगे की साइड पे लगी थी, इसलिए गुलदार तुरंत मर गया था वहाँ। उसके बाद फॉरेस्ट वाले ने उसी समय अपनी गाड़ी बुलाई और फॉरेस्ट वालों ने उसको गाड़ी पे लोड किया, क्योंकि भीड़ बढ़ने से पहले वो गुलदार को वहाँ से रानखेत अपने जहाँ उसका पोस्टमार्टम किया जाना था वहाँ के लिए वो ले गए, और अली अदान उसके बाद वहीं पर से अपने बिजनौर के लिए चल दिए। दोस्तों मैं गांव आया और गांव आने के बाद जहां हमारा कैंप था उस कैंप से हमने अपना सामान एकत्र किया, और उसके बाद गांव वाले बता रहे थे कि सर आपने तो बाघ वहाँ मार दिया और हमारे गांव वाला बाघ तो दूसरा होगा। और मैंने कहा ये हमेशा कहने की बातें हैं, मैं आदमखोर तो केवल एक ही होता है, इतने आदमखोर होने लगे, एक यहाँ आदमखोर होने लग गया, एक वहाँ आदमखोर होने लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो इंसान बचेगा कहाँ। इसलिए आप लोग विश्वास रखें कि ये वही गुलदार है, क्योंकि ये गुलदार उस दिन के बाद गाय के बाद जब जहीर ने इस पर 2 फायर किया था तो इसने इस पोर्शन को छोड़ दिया था और ये नदी पार करने के बाद दूसरे एरिया पे पहुंच गया था। इसलिए क्योंकि ये दूरी दोनों की जो पहले की जो घटना थी और दूसरी घटना के बीच केवल जो दूरी थी वो केवल मार्केट की बीच की दूरी थी और केवल 2 किलोमीटर दूरी है। 2 किलोमीटर तो नॉर्मल होता है, इसलिए लोगों को मैंने विश्वास दिलाया कि ये वही आदमखोर गुलदार है जिसने बच्ची को मारा है। और उसके बाद दोस्तों मैं भी वहाँ से घर्षण के लिए फिर चल दिया। और दोस्तों अभी तक उस क्षेत्र में कोई गुलदार नरभक्षी सक्रिय नहीं हुआ है, और जो हमने जिस गुलदार को मारा वो ओरिजिनल वही आदमखोर था जिसने बच्ची को मारा और जिसने उस बालिका को घायल किया था। दोस्तों ये था मेरा एक रोमांचकारी ही लगाइए रोमांचकारी अनुभव, जिसमें मैंने अपने जो साथी है या अली अदान जी है जिन्होंने ये कहा था कि मैंने अभी तक गुलदार पे कभी फायर नहीं किया है आदमखोर पे, तो मैंने उनको भी चांस दिया कि चलो आप भी तो सीखे, और उन्होंने बहुत अच्छी फायर किया इतने दूर, क्योंकि रात को बहुत जो दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी, और एक नए आदमी जिसने इससे पहले गुलदार पे फायर न किया हो और वो 300 गज गुलदार को हिट करता है, क्योंकि जो अली अदान थे वो नेशनल शूटर रह चुके थे, तो उनकी जो एमिंग थी वो बहुत बढ़िया रही। और आपको ये अनुभव कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही नए अनुभव के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।